हेलो एवरीवन। आज 27 नवंबर है और आज के करंट अफेयर्स के करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा ये टेलीग्राम चैनल है और इसका ये क्यूआर कोड है जिससे आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दिसंबर से हर डेली पीडीएफ अपलोड करूँगा। डेली जो भी मैं यूट्यूब पे क्लासेस ले रहा हूँ डेली करंट अफेयर की, उसकी पीडीएफ हर दिन चली जाएगी सुबह में टेलीग्राम चैनल पे। प्लस मंथली कंपाइलेशन भी आपको मंथ के एंड में मिल जाएगा। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ और मंथली कंपाइलेशन, तो आप टेलीग्राम चैनल फॉलो करिए। ये उसका क्यूआर कोड है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज का जो पहला टॉपिक हम देखने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ये 26 नवंबर जो कल की डेट है ये इम्पोर्टेंट क्यों है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों को पता है ये कि 26 नवंबर 1949 इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, किसने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑफिशियली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया था, एडॉप्ट किया था। ठीक, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया था। और 2015 में हमने क्या किया, 2015 में हमने ये डिसाइड किया, इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। और रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है, 26 जैन। इस दिन क्या हुआ था, 26 जैन 1950 में क्या हुआ था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एनफोर्स हुआ था। ठीक, अब आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, एडॉप्ट और एनफोर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वो मैं आगे क्लियर कर देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम पहले देख लेते हैं क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बनी थी, जिसमें टोटल 389 मेंबर थे। लेकिन फिर पार्टीशन हो गया इंडिया का, और पार्टीशन के बाद इंडिया के पास कितने मेंबर बचे पाए, सिर्फ 299। बाकी के जो मेंबर्स थे वो कहाँ पे चले गए, पाकिस्तान चले गए, पार्टीशन हुआ तो, और कहाँ जाएंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है जिनका नाम है डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, अब डॉक्टर अंबेडकर को हम क्यों जानते हैं, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे। ठीक, डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और कॉन्स्टिट्यूशन बना कितने दिन में, 2 साल लगा, 11 महीने लगे और 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। ये सारी चीजें प्रीलिम्स के लिए एवरग्रीन फैक्ट है, ये कभी भी आ सकती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंदर हुआ था। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी 29 अगस्त 1947 में। और लास्ट सेशन कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये हुआ था 24 जनवरी 1950। ठीक, ये कुछ फैक्ट्स थे इससे रिलेटेड। तो अब जो अगला टॉपिक है वो इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस है, आईटीबीपी। अब अभी क्या हुआ है कि आईटीबीपी ने अनाउंस किया है कि 10 ऑल विमेन बॉर्डर आउटपोस्ट एलएसी पे बनाएंगे। एलएसी क्या है, एलएसी इंडो चाइना की बॉर्डर को बोलते हैं। ठीक है, जो भी लद्दाख के पास की एरिया है, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। जब 1962 में चाइना ने एग्रेशन किया था तो वहां पे जहां जिस लाइन पे जिस पॉइंट पे सीज फायर हुआ था उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। तो ये था एलएसी के बारे में। फिर अब देखते हैं कि हुआ क्या है। तो एलएसी ने ऑल वुमेन कंटिंजेंट बना दी है। अब सीएपीएफ, तो सीएपीएफ जो क्या है वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। तो जो आईटीबीपी है वो सीएपीएफ के अंदर आती है। सीएपीएफ में कई सारी फोर्सेस आती हैं, जैसे आईटीबीपी हो गई, ठीक है, बीएसएफ हो गई, और क्या हो गई, एसएसबी हो गई, ठीक है, असम राइफल्स हो गई। इस टाइप की बहुत सारी फोर्सेस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर आती हैं। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में से एक फोर्स कौन सी है, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। इसका काम क्या है, इंडो चाइना बॉर्डर और एलएसी को गार्ड करना। इस्टेब्लिश कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1962। इस्टेब्लिश डेट उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, मेन मैटर क्या है कि इसका फंक्शन क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इस्टेब्लिश कब हुई थी, पहले सीएपीएफ के अंदर ही आती थी, लेकिन 1992 में इसको एक सेपरेट एक्ट के अंदर स्टैब्लिश कर दिया गया था। फिर
LAC का कंट्रोल कब लिया इसने? 2004 में फुल्ली ले लिया, क्योंकि 2004 में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई थी जिसका नाम था वन बॉर्डर वन फोर्स की पॉलिसी। मतलब एक कंट्री से बॉर्डर तो वहां पे एक ही फोर्स रहेगी, जैसे इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर पे कौन सी फोर्स होती है? BSF होती है, ठीक है। इंडिया और नेपाल की बॉर्डर पे कौन सी फोर्स होती है? सशस्त्र सीमा बल होती है। फिर इंडिया और चाइना की बॉर्डर पे कौन सी फोर्स होती है? अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं, ITBP होती है, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स होती है। तो ये कुछ फोर्सेस हैं। फिर आसाम राइफल्स है तो वो इंडिया म्यांमार की बॉर्डर पे होगी, और कुछ अंदर के जो इंसर्जेंसी एरियाज है उनको देखेगी। फिर CRPF है, CRPF छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश इन सारे एरियाज में जो इंसर्जेंट्स होते हैं नक्सलाइट्स, उनको टैकल करती है। जैसे अभी रिसेंट में जो न्यूज़ था कि नक्सलाइट का बहुत बड़ा लीडर था, उसको CRPF ने एलिमिनेट कर दिया, जिसका नाम था हिडमा। तो ये CRPF और बाकी सारी फोर्सेस से रिलेटेड था। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोलियो। अब पोलियो क्या है? तो पोलियो एक वायरल डिजीज है जो पैरालिसिस कॉज कर सकती है। ज्यादातर आपने पोलियो के केसेस ऐसे ही देखे होंगे जिनके पैर नहीं सही हैं या हाथ नहीं सही हैं, तो नॉर्मली ये पैरालिसिस ही करती है। इससे बचाव के लिए क्या करते हैं लोग? इससे बचाव के लिए दो टाइप की वैक्सीन बनाते हैं। पहली एक ओरल पोलियो वैक्सीन होती है जो 2 बूंद जिंदगी के बचपन में हम पीते थे, और फिर होती है एक इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जिसमें किल्ड वायरस रहता है। इसमें किल्ड वायरस होता है और इसमें वीकेंड वायरस होता है, वायरस को कमजोर करके डाल दिया जाता है, और इस वाले में किल्ड वायरस, वायरस को मार करके डाल देते हैं। फिर अब दूसरा फैक्ट क्या है कि इंडिया ने 2014 में, इंडिया को 2014 में पोलियो फ्री स्टेटस किससे मिल गया था? WHO से मिल गया था। लेकिन अभी भी जो वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस है उसका खतरा तो हमेशा बना ही रहता है। तो अब वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो क्या होता है? तो अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो ये इम्यूनाइजेशन गैप की वजह से होता है। अगर किसी पॉपुलेशन में, मान लीजिए 500 लोग किसी देश में, 500 लोग रहते हैं, उसमें से 10 लोगों को वैक्सीन लग गई है पोलियो की, ओरल पोलियो वैक्सीन लग गई है, इसमें वीकेंड वायरस है, तो ये वायरस इनके फीकल ओरल रूट से बाकी लोगों में फैल जाएगा और उनको पोलियो हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर पोलियो फैल रहा है तो उसे कहते हैं वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो। जब कुछ एरियाज में बच्चे OPV नहीं लेते, ओरल पोलियो वैक्सीन नहीं लेते हैं, तो वायरस म्यूटेट होके सर्कुलेट करने लगता है, और चांसेस जिन लोगों को नहीं है, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है, उनको होने का चांसेस बढ़ जाता है। पुअर सैनिटेशन और इन सारी चीज़ों की वजह से ये एक्सेलरेट कर सकता है। वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे अभी भी ये स्ट्रेन पाया जाता है, जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अभी भी ओरल सॉरी वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो का जो केसेस हैं वो आ जाते हैं सामने। तो ये था कुछ पोलियो से रिलेटेड। अब कुछ नॉर्मल चीज़ें जो हैं, जैसे ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ही ज़्यादातर अफेक्ट करता है। पर्सन टू पर्सन फैलता है, कैसे? फीकल ओरल रूट से फैलता है। और फीकल ओरल रूट मतलब अगर किसी का सलाइवा मिक्स हो रहा है इस तरीके से, या फीकल मतलब जो हम लोग यूरिन यूरिन करते हैं, और इन सारी चीज़ों से भी ये फैल सकता है। फिर वायरस मल्टीप्लाई कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन में होता है। और इम्पैक्ट किसको करता है? नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाती है। इसके कुछ स्ट्रेन्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 2 और टाइप 3 तो 1999 और 2020 में एलिमिनेट हो गया है, पर टाइप 1 अभी भी एंडेमिक है। कहाँ पे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज में। फिर अब ये न्यूज़ में क्या था, क्योंकि इंडोनेशिया इंडोनेशिया को WHO ने पोलियो फ्री का स्टेटस दे दिया है, इसलिए ये न्यूज़ में था। फिर जो नेक्स्ट चीज़ आती है, अब वो आती है सिंध प्रोविंस से रिलेटेड। अभी आपने रिसेंट में देखा होगा कि जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला था कि सिंध भले ही इंडिया का पार्ट नहीं है, पर इंडिया का वो सिविलाइजेशनल तौर पे पार्ट है। हो सकता है ज्योग्राफिकल तौर पे पार्ट नहीं है, अभी नहीं है, फ्यूचर में हो भी सकता है, ऐसा उन्होंने बोला था। पर सिविलाइजेशनल तौर पे तो अभी भी सिंध इंडिया का ही पार्ट है। तो सिविलाइजेशनल तौर पे सिंध इंडिया का पार्ट कैसे है? इस तरीके से है क्योंकि यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसकी जो सबसे फेमस साइट थी मोहेंजोदारो, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मोहेंजोदारो थी वो सिंध प्रोविंस में ही है। और सिंध प्रोविंस पाकिस्तान का ये वाला प्रोविंस है, पाकिस्तान में ये पंजाब के नीचे वाला प्रोविंस है सिंध। तो इसको देखें तो सिंध में जो कराची पोर्ट सबने सुना होगा, कराची पोर्ट कहाँ पे है? सिंध में ही है। ग्वादर पोर्ट कहाँ है? बलूचिस्तान में है।
ठीक, इस्लामाबाद कहाँ पे है? पंजाब में है। ठीक, लाहौर कहाँ पे है? वो भी पंजाब में है। तो ये था सिंध का मैप। फिर अब सिंध हिस्टोरिकली बहुत फेमस था क्योंकि यहाँ पे कल्चरल ब्लेंडिंग बहुत इजीली हुई थी। बहुत सारी फेथ के लोग यहाँ पे अच्छे से रहते थे, हिंदू बुद्धिस्ट इस्लामिक इन्फ्लुएंस बराबर था यहाँ पे। पर पार्टीशन के बाद ये जैसे पूरी तरीके से कहाँ पे चला गया? पाकिस्तान में चला गया। तो जो इंडिया की जो सिंधी कम्युनिटी है वो वापस से इंडिया में आ गई, क्योंकि इनको वहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ही प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ रहा था और कन्वर्जन का भी इन्हें थ्रेट मिलता रहता था। फिर अब सिंध इंडिया में आया कैसे? तो 1843 में ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले सिंध को एनेक्स किया। किससे किया? एक कुछ मीर्स होते थे, तालपुर मीर्स करके, उनसे बैटल हुआ, बैटल ऑफ मियानी। फिर ब्रिटिशर्स ने इसे जीत लिया और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर डाल दिया, जो कि 1936 तक बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रहा। फिर 1936 में इसको एक अलग प्रोविंस बना दिया गया, ये बोल करके कि इसकी हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो ये था कुछ सिंध से रिलेटेड फैक्ट। मुझे वैसे तो पर्सनली नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूपीएससी प्री के लिए, पर फिर भी कभी हम गारंटी से नहीं कह सकते कि यूपीएससी क्या पूछने वाला है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वर्गीज कुरियन से रिलेटेड है, क्योंकि 26 नवंबर को इनका बर्थडे है, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। तो डॉक्टर कुरियन का जन्म कब हुआ था? बता दिया मैंने, 26 नवंबर 1921 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? केरला में हुआ था। फिर कैलिकट केरला में हुआ था। अब इन्होंने किया क्या है? स्टार्टिंग ईयर्स में इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली, फिर डेयरी इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ली। लेकिन जो उनकी रियल, जो इनको लोग जानते हैं वो आनंद गुजरात से जानते हैं। ठीक है, आनंद गुजरात में क्या है? आनंद गुजरात में अमूल का प्लांट है। अमूल दूध जो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जहाँ से ऑपरेशन फ्लड भी शुरू हुआ था। तो डॉक्टर कुरियन ने अमूल कोऑपरेटिव को एक नेशनल मॉडल बनाया। ये मॉडल सिंपल था, मिडिल मैन हटाने का, फार्मर्स को डायरेक्ट एम्पावरमेंट करने का, और प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिंग मार्केटिंग सब कोऑपरेटिव हैंडल करेंगे। फार्मर्स को जो बेनिफिट नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मार्केट और फार्मर्स के बीच में मिडिल मैन काम करते हैं। तो जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा मिडिल मैन ले जाते हैं और फार्मर्स को बहुत छोटा हिस्सा मिल पाता है। इस वजह से इन्होंने जो मिडिल मैन था उसको हटाने की कोशिश की, और हटाया किसने? कोऑपरेटिव मॉडल के थ्रू हटाया। इस कोऑपरेटिव मॉडल ने इंडिया के डेयरी सेक्टर को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। 1917 में लॉन्च हुआ था ऑपरेशन फ्लड। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था ये। इंडिया को मिल्क डेफिशिएंट से मिल्क सरप्लस, अब इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी। नेशनल मिल्क ग्रिड क्रिएट किया इसने। रूरल इनकम बढ़ाई फार्मर्स की, खासकर जो गुजरात के फार्मर्स जिसे इस मिल्क रेवोल्यूशन का या मिल्क फ्लड रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला। और रिजल्ट क्या था? इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन गया डॉक्टर कुरियन के विजन की वजह से। उन्होंने इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस भी बनाए हैं। अब वो इंस्टीट्यूशन क्या है? जैसे एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आईआरएमए इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, जीसीएमएमएफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन जैसे इंस्टीट्यूशंस इन्होंने बनाए हैं। ये मार्केटिंग फेडरेशन टाइप की हैं सारी। ये सारे इंस्टीट्यूशन आज भी इंडिया के डेयरी सेक्टर की बैकबोन है। अब इन्हें अवार्ड्स को क्या क्या मिल चुके हैं? इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था 1963 में, पद्मश्री मिला है 65 में, पद्म भूषण मिला है 66 में, पद्म विभूषण मिला है 1999 में, और वर्ल्ड फूड प्राइज कब मिला है? 1989 में। जो अगर कभी ये आ जाए कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण को उनके उसके हिसाब से लगाना है कि कौन सा ज़्यादा बड़ा अवार्ड है, तो यही है इसकी। वो सबसे बड़ा अवार्ड कौन से? पद्म विभूषण है, फिर उससे छोटा पद्म भूषण, फिर उससे छोटा पद्म श्री। तो ये है इसकी, अगर क्रोनोलॉजी बोले तो क्रोनोलॉजी टाइप की है ये। तो ये था डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में कुछ। फिर जो अगला टॉपिक हमारा आता है वो ज्योग्राफी का एक स्टैटिक टॉपिक है, मेंटल प्लूम्स, जिसके बारे में कल थोड़ा सा बात किया था मैंने वल्केनिज्म में, पर बहुत अच्छे से नहीं किया था। तो अब मेंटल प्लूम्स है क्या एक्चुअली में? तो अगर एक सिंपल वर्ड्स में देखें तो इमेजिन करते हैं हम कि अर्थ के अंदर एक लॉन्ग वर्टिकल हॉट चिमनी है। जैसे चिमनी कैसी होती है? ऐसी चिमनी होती है ना, लॉन्ग वर्टिकल हॉट चिमनी है। इसको देख लेते हैं, ये एक लॉन्ग वर्टिकल हॉट चिमनी है।
ये चिमनी बनी कैसे? ये हॉट रॉक से बनी है। हॉट रॉक से क्या बनता है? मैग्मा होता है ना हॉट रॉक का, तो उसी से ये चिमनी बनी है। यानी अर्थ के इंटीरियर से ये ऊपर उठ रही है। अब ये ऊपर उठ रही है तो सिंपल शब्द में देखें अगर, तो अर्थ के अंदर से उठता हुआ एक एक्सट्रीमली हॉट कॉलम ऑफ मैग्मा है ये। अब क्वेश्चन है कि ये ऊपर क्यों उठ रहा है? सारा मैग्मा अगर नीचे है तो इसे क्यों ऊपर उठना है? ऐसा क्या आ गया इसके अंदर कि ये ऊपर उठ रहा है? तो ये ऊपर इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये जो बाकी सारे मैग्मा है उनसे लाइट मटेरियल से बना हुआ है। जो मेंटल प्लूम का रॉक है उसके आसपास मेंटल से ज़्यादा हॉट है। आसपास के जो मेंटल प्लूम्स हैं उनसे ज़्यादा हॉट है ये, उनसे ज़्यादा गर्म है और उनसे ज़्यादा लाइट मटेरियल है। इसका मतलब उनसे ज़्यादा हल्का है ये। तो अगर उनसे ज़्यादा गर्म है और उनसे ज़्यादा हल्का है तो अगर हम बायोएंसी की रूल देखें तो ये अपने आप ऊपर उठेगा। जिस चीज़ की भी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर आ जाता है बायोएंसी के रूल के हिसाब से। इसलिए ये चिमनी के फॉर्म में ऊपर आता है। जब प्लूम अर्थ की सॉलिड क्रस्ट के नीचे पहुंचता है तो उसका हेड फैल जाता है। ये देखिए उसका हेड फैल रहा है, ये और ज्यादा फैल गया उसका हेड। तो पहुंच उसका हेड फैल जाता है, ये स्प्रेडिंग से मैसिव मेल्टिंग होने लगती है। फिर अब ये स्प्रेड हो रहा है तो इसकी मैसिव मेल्टिंग होगी। फिर हॉटस्पॉट वॉल्केनोज, लार्ज वॉल्केनिक एरप्शंस, आइलैंड चेन्स, ये सारी चीजें क्रिएट होती हैं। ये प्लेट साथ में मूव भी हो रही है ना, तो ये साथ में देख लेते हुए चलना है कि ये प्लेट भी मूव हो रही है प्लस ये यहाँ से वो वो भी हो रहा है, ऊपर भी उठ रहा है। तो मान लेते हैं प्लेट ये ऐसे थी तो मेंटल प्लूम यहाँ था, फिर प्लेट थोड़ी सी आगे बढ़ गई, यहाँ पे आ गई। मेंटल प्लूम वही है तो अभी ये वाला फिर यहाँ पे वोल्केनिक एरप्शन हुआ, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ हुआ, क्योंकि ये प्लेट आगे बढ़ रही है ना, प्लेट मूव करती रहती है। तो ये एक आइलैंड चेन टाइप का बन जाता है। आइलैंड की चेन जनरली ऐसे ही बनती है, जैसे जापानीज आइलैंड देखें तो वो भी ऐसे है, फिर हवाईयन आइलैंड्स देखें तो वो भी ऐसे है। तो ये मेंटल प्लूम की वजह से ही ये बनते हैं। तो हवाई का जो पूरा आइलैंड चेन है ये मेंटल प्लूम की वजह से है, ये मैंने बता ही दिया। मेंटल प्लूम एक जगह फिक्स्ड रहता है, प्लूम एक जगह फिक्स्ड रहता है और प्लेट हमेशा मूव करती है। रिजल्ट क्या है कि पुरानी जगह वाला वॉल्केनो जो पहले था वो एक्सटिंक्ट हो जाता है और आगे इस जगह पे वॉल्केनो वापस से होने लगता है। तो मेंटल प्लूम से जो वॉल्केनो बनते हैं उन्हें हॉटस्पॉट वॉल्केनो कहते हैं। और ये प्लेट बाउंड्रीज पे नहीं होते, इंटर प्लेट रीजन में भी मिल सकते हैं। ये इनकी खास बात होती है कि ये प्लेट बाउंड्रीज पे नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें थी कुछ मेंटल प्लूम्स के बारे में। अब कुछ जो इनके फैक्ट हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आपको इन्हें ये देखना है तो आप इसे इजीली देख सकते हैं, याद करने में आसानी है। बायोड मटेरियल की वजह से ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। बनते कैसे हैं? टेम्परेचर डिफरेंस होता है क्योंकि जो मेंटल प्लूम का मैग्मा होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है बाकी मैग्मा से। फिर प्लूम हेड प्लूम टेल ये बता दिया आपने, बता दिया मैंने कि प्लूम हेड जैसे जैसे अर्थ के क्रस्ट के पास जाता है फिर ये और ज़्यादा फैलने लगता है। फिर अब एग्जाम्पल्स है, हवाई का एग्जाम्पल, आइसलैंड का एग्जाम्पल। फिर अब मेंटल प्लूम इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, यूपीएससी में क्या रेलेवेंस है कि हॉटस्पॉट वॉल्केनोज की लिए काम करते हैं, फिर आइलैंड चैन बना देते हैं ये, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये था मेंटल प्लूम से रिलेटेड। और आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।